साथियों नमस्कार। साथियों, कुछ लोगों का सपना होता है कि एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। कुछ लोगों का सपना होता है कि एक थोड़ी बड़ी नौकरी मिल जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि हम डीएम बन जाएं, आईएएस बन जाएं। कुछ लोग चाहते हैं हम नेता बन जाएं। कुछ लोग चाहते हैं हम सीएम बने, एमएलए बने, एमपी बने, पीएम बने। पीएम से तो बड़ा कोई क्या ही सोचेगा, और इनमें से कोई भी चीज बनना बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम पूरी पृथ्वी पर अपनी धाक जमाएं। हम एक ऐसी कुर्सी पर बैठें जिस पर बैठने के बाद हम कुछ भी कह दें तो दुनिया का कोई आदमी मना ना कर पाए। इस तरह के माइंडसेट से इस समय एक आदमी चल रहा है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जैसे सत्ता संभाली है तैसे एक के बाद एक ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं जिसके बाद पूरी दुनिया शॉक्ड है और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। इन्हीं का एक दूसरा साथी है इलॉन मस्क। वो आदमी की कभी आप बायोग्राफी पढ़िएगा या कभी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो आप जानेंगे कि उस आदमी का जो दृष्टिकोण है वो धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है। और इस समय वो आदमी चाह रहा है कि न सिर्फ पृथ्वी की सत्ता में उसका एक बड़ा दखल हो। डोनाल्ड ट्रंप तो जाहिर सी बात है उसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। न सिर्फ पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा राजा है उस राजा की सत्ता में इनका सबसे बड़ा दखल हो, बल्कि इस समय इलॉन मस्क चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा मार्स उनका हो जाए। जी, मंगल ग्रह की बात कर रहा हूं। उनके प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होगा। इलॉन मस्क कोई इन्फ्लुएंसर ही नहीं है, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और साइंस से संबंधित कई ऐसे इनोवेशंस कर चुके हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो यहां पर दो लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क। डोनाल्ड ट्रंप पूरी पृथ्वी के राजा बनना चाहते हैं और इलॉन मस्क पूरे पूरे प्लेनेट पर कब्जा करना चाहते हैं। यह माइंडसेट है इन लोगों का। इस माइंड के सेट के साथ ये लोग चल रहे हैं और एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने बैंड बजाई है बांग्लादेश की। जी, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जो वहां पर बैठे हुए हैं इस वक्त एक पपेट सरकार के रूप में, इन्होंने 2016 में एक बयान दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे कि भाई अमेरिका पर फिर से ग्रहण लग गया। उस समय मोहम्मद यूनुस को नहीं पता होगा कि कभी हो सकता है मैं भी डोनाल्ड ट्रंप के आमने सामने आ जाऊं किसी तरीके से। उनको नहीं पता होगा कि मैं भी कभी पपेट के रूप में बांग्लादेश में बैठा दिया जाऊंगा। अब ऐसा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को याद है कि तुमने मुझसे ऐसे कहा था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए कुछ नहीं किया कि क्या किसी मच्छर से मुड़ मारना, लेकिन अब तो वो मच्छर जो है बांग्लादेश का करता धरता बन गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में अलग छाया हुआ है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत और है, ये आज नहीं तो कल बदला जरूर लेते हैं। जो भी इनके दिमाग में खटक गया उसको छोड़ते नहीं है, ये इनका है। तो उसी क्रम में वैसे तो ये बांग्लादेश का जो मुद्दा है ये अमेरिका के हिसाब से देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप हर वो फैसला ले रहे हैं जिससे इनके अमेरिका को फायदा हो। इनका जो नारा था वो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जिसे कहते हैं। उसके क्रम में इनको चाहे अपना क्षेत्र का विस्तार करना पड़े वो कर रहे हैं, चाहे टैक्सेस बढ़ाने पड़े इंपोर्ट के वो बढ़ा रहे हैं जिसे टैरिफ कहते हैं, चाहे अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़े वो बढ़ाने पे लगे हुए हैं, इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर करना है उसमें लगे हुए हैं, बॉर्डर सीज करने की बात है उस पर लगे हुए हैं। हर तरह का वो फैसला ले रहे हैं जिससे अमेरिका को फायदा हो। हमारे देश में अगर कोई ये सोचे या कोई ये जानने की कोशिश करे कि क्या ट्रंप भारत के हित के लिए काम करेंगे तो वो बहुत बड़े भ्रम में रह रहा है, क्योंकि ट्रंप का काम भारत का हित नहीं है, ट्रंप का काम है अमेरिका का हित। अगर कोई ऐसा फैसला है जिससे अमेरिका का हित हो रहा है और शायद भारत को भी उससे फायदा हो रहा है तो ट्रंप उस फैसले को लेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि भारत को फायदा हो रहा है, इसलिए क्योंकि अमेरिका का हित हो रहा है। और ट्रंप अमेरिका का हित करने के क्रम में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कल को हो सकता है भारत पर टैरिफ लगा दे, कल को हो सकता है भारत के बारे में कुछ बोल दे। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। वो ये समझ लेना चाहिए कि भाई एक दादा ऐसा बैठ गया है जो दादा इस समय दादागिरी करने के मूड में है। तो उसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा था कि इन्होंने बांग्लादेश को जो फंडिंग देने का निर्णय लिया था 2021 से 2025 तक लगभग $950 मिलियन की फंडिंग देने की यूएस ने बात करी थी बांग्लादेश को, क्योंकि यूएस कहीं भी सत्ता परिवर्तन करता है, तख्ता पलट करता है तो बहुत पहले से फंडिंग वंडिंग देना स्टार्ट कर देता है और बेस बनाना स्टार्ट कर देता है सत्ता परिवर्तन का। तो 2021 से यूएस जो है बांग्लादेश में फंडिंग दे रहा था, जिसमें अभी तक ये लोग लगभग $450 मिलियन की फंडिंग दे चुके हैं बांग्लादेश को। लगभग $500 मिलियन की फंडिंग बाकी थी। तो ट्रंप ने कहा है कि जो जो हम एड दे रहे हैं दुनिया को उसको 90 दिन के लिए रोक दिया जाए। मैं पहले देखूंगा कि किसको क्या एड दे रहे हैं, किसको कितना पैसा हम दे रहे हैं, उसके बाद मैं फैसला लूंगा किसी को एड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एड का मतलब होता है पैसा दे देना। ये कोई उधार नहीं है, लोन नहीं है ये कि आज हमने आपको $100 दिए तो कल को वापस चाहिए ना, दे दिया रखो, ये अमीर आदमी की तरफ से तुमको चिल्लर, उस तरीके से। यूएस सबसे ज्यादा एड देता है इजराइल को।
इजिप्ट को भी देता है, वियतनाम को भी देता है, भारत को भी थोड़ी बहुत देता है, पाकिस्तान को देता है, बांग्लादेश को देता है, कई देशों को देता है, जिनमें बांग्लादेश को एक बड़ा अमाउंट वो देने लगा था। कुछ समय पहले अभी जो मोहम्मद यूनुस हैं बांग्लादेश के कर्ताधर्ता, उन्होंने यूएस से मांग करी थी कि हमें $5 बिलियन दे दो। ट्रंप ने कहा हाँ हाँ जरूर, जो दे रहा हूँ ना वो भी ले लूँगा। तो ट्रंप ने बोल दिया है कि 90 दिन तक होल्ड कर दो। इसमें जो यूक्रेन को पैसा जा रहा था उस पर भी अभी रोक लगाई है कि उसको भी होल्ड करो। तो मसला कुछ इस प्रकार का हो गया है पूरी दुनिया में कि सबको ये लग रहा है कि जो ये यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट कराया था यूएसए ने, अब इसका क्या होगा। जो बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया था, इसका क्या होगा। जितने भी ऑपरेशंस पिछले 4 साल में चले हैं वो सब अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, जैसा कि हमको और आपको पता है। बांग्लादेश को किसी कीमत पर यूएस पैसा नहीं देगा, क्योंकि इसमें ट्रंप को कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा। ट्रंप पैसा वहीं देंगे जहां पर फायदा दिखाई दे रहा है। इसलिए 90 दिन तक रोक जरूर दिया है। 90 दिन बाद भी 99.9% चांस है कि बांग्लादेश की पूरी फंडिंग रुक जाएगी। और आप देखना इस बीच जो ये मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश का, ये बांग्लादेश छोड़ के निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अब उसको वहां पर कुछ होना नहीं है। क्या पता वहां की पब्लिक उसे पकड़ के मार दे। तो ये एक बड़ा स्टेप है। जो बांग्लादेश ये सोच रहा था कि यूएस ने सब कुछ कर दिया, अब तो हमारे पीछे यूएस खड़ा है, यूएस पैसा देता रहेगा, हम तो इंडिया से भी पंगा ले सकते हैं, हम तो किसी और से भी पंगा ले सकते हैं, उस यूएस ने ये बता दिया कि ट्रंप चचा हैं किस मिजाज के आदमी। आगे देखते हैं, ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से भी अपने पैर वापस खींच लिए। डब्ल्यूएचओ वही संस्था जिसने कोरोना काल में काफ़ी लापरवाही बरती थी। लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया कि डब्ल्यूएचओ का जो हेड है वो चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा है, और इल्ज़ाम ये भी लगा कि कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने सही जानकारी लोगों को नहीं पहुंचाई सही टाइम पर। तमाम तरह के इन पर इल्ज़ाम लगे, और ट्रंप का ये मानना है कि उस समय चूंकि ट्रंप सत्ता में थे और यूएस में काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी, तो उस कैजुअलिटी का एक इम्पैक्ट ट्रंप पे भी गया था और वो इलेक्शन हार गए थे। तो ट्रंप की एक खींच डब्ल्यूएचओ पे भी थी कि तुझे देख लूंगा, तो देख लिया। उसी प्रकार से ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया कि भाई हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर आते हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। इसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, इस टेम्परेचर की वृद्धि लगभग पिछले 100 साल में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है, और अनुमान यह है कि 2100 तक, यानी कि ये वाली सदी जैसे खत्म होगी वहां तक टेम्परेचर हो सकता है 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। तो इस एग्रीमेंट के तहत ये देशों ने एक सहमति जताई थी कि हम हर वो प्रयास करेंगे जिससे पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान थोड़ा रुके, और 2100 के स्टार्टिंग तक, यानी जैसे ये सदी खत्म होगी तब तक एवरेज अर्थ का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए, और कोशिश करनी चाहिए कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े। लेकिन अभी तक ऐसे कोई प्रयास हो नहीं पाए हैं कि ये हम टारगेट अचीव कर पाए। इसमें यूएस शामिल हुआ था। फिर पिछली बार ट्रंप आए थे तो ट्रंप ने यूएस को इससे वापस कर लिया था। फिर बाइडन आए तो बाइडन ने फिर से इसमें अपने आप को शामिल कर लिया, और अब ट्रंप आए तो ट्रंप ने फिर से अपने आप को इसमें से बाहर कर लिया। एक्चुअल में जो यूएस है सबसे ज्यादा प्रदूषण उसी ने किया है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहीं हुआ है। पर कैपिटा एमिशन देखें, यानी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन देखें, तो यूएस का सबसे ज्यादा है। अगर आप ऐसा कंट्री देखोगे पूरी कंट्री में से सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो चाइना है, और उसमें इंडिया चौथे नंबर पर आता है। लेकिन प्रति व्यक्ति देखोगे तो वो यूएस है। यूएस में एक आदमी एक साल में लगभग 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट उत्सर्जन करता है। अब आप कहोगे आदमी कैसे कर देगा? आदमी ऐसे करता है, एक आदमी यहां से अपने ऑफिस गया तो कार से गया, एक आदमी अपने घर में एसी चला रहा है मान लीजिए, या हीटर चला रहा है तो उससे एमिशन हो रहा है, फ्रिज चला रहा है तो उससे एमिशन हो रहा है। आप समझ रहे हैं? वो आदमी जितनी भी सुविधाएं भोग रहा है वो सारी चीजें किसी इंडस्ट्री में बन के आती हैं, तो इंडस्ट्री में भी धुआं निकल रहा है। तो एक आदमी को सुविधाएं देने के लिए कई जगह से एमिशंस हो रहे हैं, तो माना जाता है कि वो उस आदमी के द्वारा एमिशन हो रहा है। अब भारत में एक आदमी अपने ऑफिस जाएगा मान लीजिए एक्टिवा से, और यूएस में जाएगा कार से, तो कार उसकी ज्यादा एमिशन करेगी। भारत के एक आदमी के घर में हो सकता है, या किसी इंसान के घर में हो सकता है 2 ही एसी लगे हों, यूएस के घर के क्षेत्र में मान लो 4-5 लगे हों, या हीटर लगे हों, तो ठंड रहती है। तो पर कैपिटा अगर देखा जाए तो यूएस में लगभग 20 टन इक्विवेलेंट CO2 है, और भारत में लगभग 1.1 है। तो यानी भारत में एक व्यक्ति जितना उत्सर्जन करता है उसकी तुलना में यूएस में एक व्यक्ति 20 गुना ज्यादा उत्सर्जन करता है। यह है यूएस का एमिशन रेट। अब यूएस ने इतना ज्यादा एमिशन किया हुआ है, लेकिन यूएस अपने आप को दोषी नहीं मानता, यूएस इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहता, और यूएस में जो ट्रंप है वो तो खास करके ये क्लाइमेट से मतलब रखते ही नहीं है। अच्छा, मतलब डेमोक्रेट्स भी नहीं रखते हैं।
लेकिन डेमोक्रेट्स क्यों इन सब चीज़ों में शामिल होते थे, या एनवायरनमेंट से संबंधित चीज़ों में शामिल हो गए, या आपने देखा होगा पानी से संबंधित कोई चीज़ है उसमें शामिल हो गए। जो जितने भी प्रकृति की भलाई के लिए जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो जाते हैं डेमोक्रेट्स वाले, वो इसलिए क्योंकि इसमें शामिल होकर के वो अपने एजेंटों को इसमें प्लेस करते हैं, और वही एजेंट समय समय पर दूसरे देशों में आग लगाने का काम करते हैं। जैसे हमारे देश में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, जब सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था नर्मदा पर गुजरात में, तो उसको लेकर के बड़ा सा आंदोलन हुआ कि इससे प्रकृति को नुकसान होगा, इससे लोगों को विस्थापित किया जाएगा वगैरह वगैरह, बड़ा एकदम जो है माहौल बनाया गया था। और वो जो सरदार सरोवर डैम है, आज उससे कितनी लोगों को बिजली मिल रही है, कितने लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन साहब करा गया। कई लोग थे इस देश में, मेधा पाटेकर जैसे, जो इस तरह का एजेंडा चलाते थे यूएस का। ऐसे ही आपने देखा होगा कि यूएस कोई भी मुद्दा उठा देता है कि भाई देखिए पूरी दुनिया में एमिशन बहुत हो रहा है। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आपने सुना होगा, वो लड़की जो बड़े गुस्से से देख रही थी। ये सब इनके एजेंट्स होते हैं जो समय समय पर किसी देश में किसी मुद्दे को आग लगाने के लिए प्रतिक्रिया देने के काम आते हैं। तो डेमोक्रेट्स वाले जानबूझ करके ऐसे ग्रुप्स में शामिल होते हैं ताकि इन ग्रुप में शामिल होकर के वो ऐसे लोगों को एक्टिव कर सके जो दूसरे देशों में ऐसे मुद्दों पर समय आने पर आग लगा सके। जितने ज्यादा मुद्दे रहेंगे उतना आग लगाने की संभावना ज्यादा रहेगी। करना उनको भी कुछ नहीं है, डेमोक्रेट्स ने कुछ नहीं किया इसमें रह करके, सिर्फ दूसरे देश में टाइम पर आने पर आग लगाई है। ट्रंप का वो है नहीं ऐसा कि आग लगाना है कि अंदर ही अंदर तख्ता पलट कराना है। ट्रंप का सीधा है कि कोई फायदा नहीं है तो बाहर निकलो, आओ देखते हैं कुछ और। ये एक कारण है। उसके बाद अगर देखें तो उन्होंने कहा कि भाई हम केवल 2 ही जेंडर को रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा, डेमोक्रेट्स के हारने का एक बड़ा कारण यह भी था कि डेमोक्रेट्स ने बड़ा ये वो कल्चर कर दिया था। वो कल्चर का मतलब होता है कि अगर आप लड़का पैदा हुए हैं और आपको कुछ समय के बाद महसूस होता है कि नहीं नहीं आप तो लड़की हैं, तो आपको लड़की माना जाएगा। फिर आपको खेल भी ऐसे खिलवाए जाएंगे लड़कियों वाले होंगे, मतलब आप फीमेल वाले सेक्शन में जाके खेलेंगे। अगर आप लड़का हैं और आपको लगता है कि आप लड़की हैं तो आपको मेंस क्रिकेट टीम में नहीं भेजा जाएगा, वुमेन क्रिकेट टीम में भेजा जाएगा, ऐसा करके है। तो ये वो कल्चर है। वो कल्चर कहता है कुछ भी पहनो, तुम कौन होते बोलने वाले, कहीं भी जाएं तुम कौन होते बोलने वाले, आजकल जैसा स्वैग है, हम कुछ भी करें। एक लड़का है कान में कुंडल पहन ले, लिपस्टिक लगा ले, वो जा सकता है, साड़ी पहन के जा सकता है, आप उसे कुछ नहीं बोल सकते। ये वो कल्चर है जी। तो इस चीज़ को डेमोक्रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, आप समझ रहे हैं। ट्रंप इस चीज़ के बड़े खिलाफ थे कि क्या है। इलोन मस्क तो और ज़्यादा थे क्योंकि उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ, उसने अपना जेंडर चेंज कर दिया। आजकल आप देख रहे हैं हमारे देश में भी संजय बांगड़ है, उनके लड़के ने अपना जेंडर चेंज कर लिया, वो लड़की हो गया है। तो ट्रंप को ये क्या, ट्रंप को नहीं जमता। ट्रंप ने कहा हटाइए इसको, ये सब नहीं चलेगा। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि भाई अच्छी बात है, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन है जो इसके फेवर में नहीं है। तो इसकी वजह से भी ट्रंप को वोट मिले थे। तो ट्रंप ने कहा कि भाई इसको भी हटाइए, आप केवल 2 ही जेंडर है। अच्छा, यहां पर आप देखिए भारत की संस्कृति की खूबसूरती देखिए जी। अभी हमारे यहाँ पर कुंभ का मेला चल रहा है, वहां पर कई सारे अखाड़े हैं, आपको पता है। अखाड़ों में एक अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा, किन्नर लोगों का, 3rd जेंडर का बकायदा अखाड़ा है। तो हमारे देश में तीसरे जेंडर को भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और ये अभी बन गया है ऐसा नहीं है, हजारों साल से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इन लोगों को हम एक सम्मान की नजरों से देखते हैं, हमारे घरों में सिखाया जाता है। ये हमारी एक्सेप्टेंस है। जिस देश को ये लोग कहते हैं ना कि बैकवर्ड है, वो देश 3 जेंडरों को आज भी इज्जत दे रहा है। लेकिन ये तीनों जेंडर नेचुरल हैं, ऐसा नहीं है कि उसको लगा अपने मन से कि नहीं नहीं मैं ये हूं तो ये हो गया। वो नेचुरली ऐसा है तो है, ठीक है। नेचर ने हमको जो दिया है हम उसका रेस्पेक्ट करते हैं। भारत उसमें नंबर 1 है। ये नहीं कर पा रहे, इनकी ये है संकीर्ण मानसिकता कि या तो तुम कुछ भी बन जाओ या 2 ही रहोगे, या तो ये या ये। दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये एक्सट्रीम्स है। तो यहां पर भारत अपनी ताकत को दर्शा रहा है कि हम सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज्यादा आगे हैं इन लोगों से। फिर साहब इन्होंने टेक्सास मेक्सिको बॉर्डर को सीज करने की बात करी है, और जो मेक्सिको के साथ बॉर्डर लगता है उस पर तेजी से फेंसिंग करी जा रही है, क्योंकि ट्रंप को पता है कि दुनिया में असली समस्या है क्या। देखिए भाई, ये है यूएसए, ये है मेक्सिको, ये फेंसिंग यहां पर हो रही है। यूएसए को ये पता है, या ट्रंप को ये पता है कि दुनिया में असली समस्या है माइग्रेंट्स की, इलीगल माइग्रेशन। इलीगल माइग्रेशन भी इस्लामिक लोगों का। ट्रंप को ये अच्छे से पता है कि इस्लामिक लोग कहीं के भी हों, उनकी एक मानसिकता है रेडिकल, वो नहीं सुधरने वाले। अब आप ज़्यादा दानवीर बन जाओगे कि साहब आ जाओ हमारे देश में, कोई भी, हम सबको पनाह देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, थोड़े समय के लिए पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चों का भी ध्यान रखेंगे, पढ़ाई का भी ध्यान रखेंगे। तो कोई भी आदमी इलीगल तरीके से आपके देश में आ तो जाएगा,
आप उसे सारी सुविधाएं भी दे दोगे, कल को जैसे ही वहां पर स्टेबलाइज होगा, ठीक होगा, अपनी स्थिति को ठीक कर लेगा, वो फिर आप ही को दुखी करेगा। ये चीज से आज यूरोप परेशान है। आपने ग्रूमिंग गैंग के बारे में सुना होगा, जिसने यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पिछले 25 साल में न जाने कितने लाखों लड़कियों के साथ बर्बरता करी। ये ग्रूमिंग गैंग बताई जाती है पाकिस्तान की है। ये लोग कहते हैं कि एशिया की है, पर वो पाकिस्तान की है, कुछ यहाँ के लोगों की है। ग्रूमिंग गैंग के अलावा भी आप देखें तो पूरे यूरोप में समय समय पर कोई ना कोई आफत आती रहती है। कभी दंगे हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी डिमांड करी जाती है उल्टी सीधी। ये सब डिमांड्स वो लोग कर रहे हैं जो यहाँ तो यहाँ से उड़ के यहाँ गए हैं, या फिर नॉर्थ अफ्रीका से उड़ के यहाँ गए हैं। यहाँ से क्यों गए हैं? क्योंकि 1980 के बाद से ये पूरा वेस्ट जो है जल रहा है किसी न किसी तरीके से। कभी इराक ईरान वॉर हो रहा है, कभी इराक कुवैत वॉर हो रहा है, कभी इजराइल फिलिस्तीन वॉर हो रहा है, कभी सीरिया में तख्ता पलट हो रहे हैं, सीरिया में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कभी आप देख रहे हैं कि जो है ये यमन में कुछ हो रहा है। इन सब जगहों पर समय समय पर आफतें आती रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग यहाँ से पलायन करने की स्थिति में आए। और पलायन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था यूरोप, क्योंकि यूरोप लंबे समय से अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर कर्ण बता रहा था, कह रहा था किसी को भी आना है तो हमारे देश में आ सकता है, हम अपने यहाँ पर माइग्रेंट्स को बड़ी सम्मान देते हैं, रोटी कपड़ा मकान देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, 1 से 4 हुए, 4 से 16 हुए, 16 से 64 हुए, जैसे जैसे यहाँ बढ़ते गए वैसे वैसे यहाँ पर पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते गए। और यहाँ पर अब स्थिति ये हो गई है कि एक अच्छा खासा इनका जो अमाउंट है पॉपुलेशन का, वो अपने मन का नेता चुन लेता है और फिर डिमांड रखते हैं ये उल्टी सीधी, और वो डिमांड होती है सब इस्लाम के पक्ष की। और ये लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर कुछ बोलेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे इलेक्शंस में। इस चीज़ को भांप चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि यूएस में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है मैक्सिको से, और ज़्यादातर माइग्रेशन उल्टे सीधे लोगों को ही होता है। तो सबसे पहले इसे बंद करो। हमें वो समस्या नहीं पालनी जो समस्या ये पाल रहा है, या जो समस्या भारत में अंदर अंदर फैल चुकी है बांग्लादेशियों के रूप में, रोहिंग्यास के रूप में। हमारे देश में भी आपको पता है कि पिछले साल जब हरियाणा में इलेक्शन हुए थे तो सबसे ज़्यादा अंतर से जो जीता था वो कांग्रेस का एक एमएलए था, और वो नूह से जीता था हरियाणा में। नूह वो जगह है जहां पर 2022 में दंगे हुए थे, और नूह में मुसलमानों की परसेंटेज 80% है, और उसमें भी एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो रोहिंग्यास का है। वहां के मुसलमान खुद मानते हैं इस बात को। अभी एनसीएसटी ने रिपोर्ट दी थी अपनी कि झारखंड में कई ऐसे चंक्स हैं, कई ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर इलीगल बांग्लादेशी घुस गए हैं, वहाँ के आदिवासियों से शादी कर रहे हैं, उनके अधिकारों पर अपना कब्जा जमा रहे हैं, और उसके ज़रिए उनकी लैंड को कब्जा रहे हैं, वहाँ पर अपने कब्रिस्तान बना रहे हैं, मज़ार बना रहे हैं। ये सब हो रहा है, और धीरे धीरे हमारे देश के आदिवासियों में अंदर ही अंदर धर्मांतरण भी हो रहे हैं। हमने महाराष्ट्र में भी देखा है बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, दिल्ली में भी देखा है बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। तो हमारे देश के कई पॉकेट्स में घुसे हुए हैं और हमारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे देश के नेता जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो कुछ बोलते नहीं है, चुप पड़ जाते हैं। उनको पता है कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बोले तो यहाँ के बांग्लादेशी जो उन्हें जिता रहे हैं वो जीत नहीं पाएंगे। तो ये ट्रंप को पता है कि मुझे कहाँ पर हिट करना है। उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हुई है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए। अब ग्रीनलैंड चाहिए का क्या मतलब होता है? ये कोई जैसे बच्चा नहीं होता, मुझे टॉफी चाहिए, चाहिए तो चाहिए, या तो आप दिला दो वरना मैं नहीं जा रहा, घर पे लेट गया यहीं पे। ये ट्रंप का हिसाब है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ये रहा ग्रीनलैंड साथियों, ये ग्रीनलैंड है ये, और ये ट्रंप को चाहिए। जो इन्हें दिला सके वो आए। ग्रीनलैंड एक बड़ा सेक्शन है, इसमें कई सारे ज़रूरी तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जिनको एक्सट्रैक्ट करके यूएस अपना काम चला सकता है। धीरे धीरे माना जा रहा है कि इसके आसपास की बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ पिघलने से यहाँ पर जो नेविगेशन है वो आसान हो जाएगा, नौ परिवहन आसान हो जाएगा, यहाँ से शिप्स जा सकेंगे, आर्टिक ओशन में पहुँचा जा सकेगा, और यहाँ पर अपनी मिलिट्री लगा करके आप पूरे आर्कटिक सर्कल के संसाधनों पर अपना एक प्रभुत्व जमा सकेंगे। तो ट्रंप को जो ग्रीनलैंड चाहिए वो इसलिए चाहिए क्योंकि एक तो ट्रंप यहाँ ग्रीनलैंड के जरिए आर्कटिक ओशियन पे, आर्कटिक सर्कल पे अपना दावा पेश कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जितने भी काम के रिसोर्सेज हैं उनको निकाल सकते हैं। तीसरा, जैसे जैसे यहाँ पर चाइना का और रशिया का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है इस क्षेत्र में, उसको काउंटर करने के लिए भी ट्रंप को यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। इसलिए ट्रंप को पता है कि आने वाले 10 साल बाद ये क्षेत्र अपने आप में एक ज़रूरी देश जैसा हो जाएगा। अभी तो ये बर्फ़ का टुकड़ा है जो बर्फ़ से ही गिरा हुआ है, यहाँ ना के बराबर लोग रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी ये अपने आप में एक बड़े देश का स्वरूप होगा।
तो ट्रंप ये जानते हैं कि इससे पहले चाइना यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे रशिया आ जाए, इसको ले लो। अब चूंकि ये ग्रीनलैंड जैसा आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है, इस पर जो इस समय अधिकार है वो है डेनमार्क जैसे एक छोटे से देश का। तो ट्रंप ने कल फोन करके डेनमार्क के प्रधानमंत्री को बोल दिया कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए। अच्छा, जब दो प्रधानमंत्री बात करते हैं तो कायदे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, ऑफिशियल तरीके से बात करते हैं। ट्रंप ने सीधे हमको ग्रीनलैंड चाहिए, ये बताओ कितने में दोगे, और अगर पैसे की बात नहीं है तो फिर हमारे पास मिलिट्री है, मतलब उसको कब्जा कर लेंगे। ये दादागिरी है जी। अब आप देख रहे हैं देश का ताकतवर होना कितना जरूरी है। क्यों भारत को ताकतवर होने की बात करी जाती है? लोग कहते हैं कि साहब ये क्यों कर रहे हो, एजुकेशन पे खर्चा करो, हेल्थ पर खर्चा करो। भैया ताकत पर खर्चा करो, वो तो इंडिया दूर पड़ रहा है इससे। अगल बगल में इंडिया होता ना यूएस के, तो ट्रंप बोल देता इंडिया भी हमारा हुआ, क्या कर लोगे आप? ताकत बहुत कुछ होती है साहब। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास ताकत है, तो सब आपको पूछते हैं, और कोई नहीं भी पूछता तो कोई आपके खिलाफ बोल नहीं सकता। ये आप सीखिए यहां से। तो ट्रंप ने बोल दिया भाई हमें चाहिए तो चाहिए। अब उसके बाद से डेनमार्क में टेंशन है। डेनमार्क नॉर्डिक नेशन से बात कर रहा है। नॉर्डिक नेशन यानी कि ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन सबसे मिलकर के बात कर रहा है कि भाई ये क्या ट्रंप की दादागिरी चल रही है, कुछ देखो भाई, मिलकर के कुछ बात करो। तो इस पर बात चल रही है, आगे डेवलपमेंट होंगे तो दिखेंगे। ऐसे ही ट्रंप ने जो है हड़का दिया कोलंबिया को। अब कोलंबिया का क्या सीन है साहब, ये भी देखिए। कोलंबिया एक देश है, ये रहा साउथ अमेरिका में। कोलंबिया में से कई सारे लोग इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंच गए थे। ट्रंप ने कहा जितने भी लोग कोलंबिया से, ब्राजील से आए हैं, इन सबको यहां से निकालो। ट्रंप ने कहा नहीं नहीं, निकालो नहीं, निकालोगे तो टाइम लगेगा, और ये कोलंबिया वाले आएंगे, लेके जाएंगे, पता नहीं इन पे हवाई जहाज होगा कि नहीं होगा, हम ही भेज रहे हैं। मैं अपनी मिलिट्री से कहा कि कोलंबिया वालों को, इलीगल माइग्रेंट्स को उठाओ, हवाई जहाज भरो और भेजो यहाँ से। तो सबको लेकर के आना, सबको मतलब जो भी हाथ पड़ा उसको लेकर के आना। हवाई जहाज में ऐसे डाल रहे थे जैसे सामान भर रहे हैं क्या, और लेकर के कोलंबिया उड़ गए यूएस के पायलट्स। जैसे कोलंबिया गए तो कोलंबिया के राष्ट्राध्यक्ष ने वैसे का वैसे ही लौटा दिया कि यहां से लौटा ले जाओ। क्यों? क्योंकि ठीक है, कोलंबिया के फिर राष्ट्राध्यक्ष ने अपना ट्वीट भी किया और बोला कि भाई देखिए, हम मानते हैं कि हमारे कुछ लोग यहां से लीगल तरीके से यूएसए में गए, हम ये भी मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी थी, हमें रोकना चाहिए था, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि आप जानवरों की तरह भर क्यों नहीं ला रहे हो, यहाँ ला के फेंक रहे हो? क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या उनकी डिग्निटी नहीं है? क्या उनका मोरल नहीं है? और यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस बात को इतना बड़ा कर दिया कि बगल में ब्राजील से भी बोला कि ब्राजील आप बताइए, आपके लोगों को भी ऐसे भेजा जा रहा है, कि यह तरीका है कोई? ट्रंप ने कहा अच्छा हमसे पंगा। ट्रंप ने कहा कोलंबिया से, देखो भाई कोलंबिया ऐसा है, जैसा कर रहे हैं वैसा करने दो, वरना इतने टैरिफ लगाएंगे, 25% तो टैरिफ लगाएंगे, उसके अलावा जितना भी तुम्हारे यहाँ से इंपोर्ट होता है उसको कम कर देंगे, मतलब एक्सपोर्ट होकर के यूएस में इंपोर्ट होता है, उसके अलावा तुम्हारे वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं उनको कम कर देंगे, उसके अलावा तुम्हारे लोगों को यहाँ पर हम जो है वीज़ा ज़्यादा नहीं देंगे। बताओ। कोलंबिया ने कहा भाई ट्रंप चचा हार गए, आपको जो करना है कर लीजिए, गलती हो गई, हम तो बस ये कह रहे थे कि थोड़ा प्यार से हो जाता तो अच्छा था। ट्रंप ने हड़का दिया, भाई तुम कर क्या लोगे? ट्रंप का ज़्यादा दिमाग खराब हो गया तो बोल देंगे कोलंबिया भी हमारा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा सीन चल रहा है। अब इसमें भारत को देखना है कि भारत किस तरह से इनसे डील करे। हालांकि भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करना आसान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं वो करते हैं, तो एक तरीके से बार्गेनिंग करना आसान है, समझ में आ रहा है आदमी क्या बोल रहा है। डेमोक्रेट्स का क्या है कि बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, तो डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और भारत के लिए चैलेंज ये है डोनाल्ड ट्रंप के फेज में कि डोनाल्ड ट्रंप का पता नहीं कि कल को भारत के बारे में क्या बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस समय ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में कि जितनी भी कंपनीज है सब अमेरिका में आ जाओ और सब यहीं पर आकर के अपना मैन्युफैक्चरिंग करो, दुनिया में मिनिमम टैक्सेस हम आप पर लगाएंगे, हमसे कम टैक्स कोई नहीं लगाएगा आप पर, और आओ मेक इन अमेरिका, मेक इन अमेरिका, मेक इन अमेरिका। जब हम मेक इन इंडिया की बात करते थे तो हमारे देश में राहुल गांधी मजाक उड़ाते थे, मेक इन इंडिया का बब्बर शेर टूट गया, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आज वही चीज़ अमेरिका कर रहा है, और हमें ये फील हो रहा है कि हम मेक इन इंडिया को उतने बड़े स्केल पर लेके नहीं जा पाए जिस स्केल पर अमेरिका ले जाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए इस चीज़ को। और डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर जब सारी इंडस्ट्रीज पहुंच जाएंगी, डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों पर टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ का मतलब होता है किसी दूसरे देश से अमेरिका में जो भी सामान आ रहा है उस पर टैक्स बढ़ा देंगे, जिससे कि उस सामान की जो है मांग कम हो जाए और दूसरे देश को नुकसान होता रहे और लोग अमेरिका की चीज़ों को ही यूज़ करते रहें। भारत पर टैरिफ लगा दी तो क्या करेंगे हम लोग?
हमारे देश में जब हमारी सरकार अपनी पॉलिसीज़ ला रही थी आत्मनिर्भर भारत की, मेक इन इंडिया की, स्टार्टअप की, तो हर पॉलिसी का मजाक उड़ाया जा रहा था। वो इसलिए ही लाई जा रही थी ताकि भारत को आत्मनिर्भर बना सकें और ये टैरिफ वैरिफ की चीज़ों से हम बच सकें। पर उस समय देश के लोग मजाक उड़ा रहे थे। अब आप भुगतिए। आज अगर ट्रंप कुछ बोल दे भारत के बारे में, कुछ एक्शन ले ले या कोई टैरिफ लगा दे, तो हम क्या कर लेंगे? अभी भी हमारे देश के लोग सरकार को गाली देंगे कि अरे फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। वही नहीं देख रहे कि अगला आदमी अपना आपा खो चुका है। इसलिए अभी शायद ऐसा सुनने में आ रहा है, खबरें छप रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हो सकता है अमेरिका जाएं भी, और पहले जाके ट्रंप को थोड़ा सेट करेंगे। और ट्रंप भाई क्या हाल चाल है यार, काहे तुम इतना टेंशन में हो? देखते हैं क्या होता है। तो इस पूरी जियोपॉलिटिकल मूव पर, इन चेंजेस पर हम देखेंगे आगे क्या होता है। अभी बहुत कुछ होना है और अब आप ये चीज़ सीखिएगा आने वाले चीज़ों को देख करके कि देश को कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ताकत ही सब कुछ है जी। हम लोग सॉफ्ट पावर करते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता। ताकत ही सब कुछ है, इसको हमें समझना होगा। और भारत का डिफेंस का बजट हमें बढ़ाना होगा। 1-2% डिफेंस के बजट से कुछ नहीं होता, कम से कम 3-4% लेके जाना होगा। हमें एक आध देशों को हड़काना होगा, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। ये चावल भेजने से कुछ नहीं होता या बिजली भेजने से कुछ नहीं होता। हमें हड़काना होगा, ऑपरेशंस चलाने होंगे, तब जाके दुनिया सत्ता मानेगी। दुनिया सत्ता मानती है हार्ड पावर से, सॉफ्ट पावर से एक लिमिट तक मानती है। ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बता रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।